हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी। कौन से एग्ज़ाम का? पीजीटी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम जो अभी हुआ था 27 जुलाई 2025 को। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल एबिलिटीज़ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से मेंटल एबिलिटीज़ और कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन बता रहा है? पहला, it follows stages shaped by both maturation and environment. It remains unchanged across life regardless of interactions. It occurs only through structured school-based instruction. It depends entirely on inherited traits and not on experiences. देखो, जीन ब्याजी ने बोला था मैचुरेशन इनटू में एनवायरनमेंट, दोनों का असर आता है। किसका असर आता है? मैचुरेशन का भी और एनवायरनमेंट का भी। तो फर्स्ट ही सही है। इट रिमेन्स अनचेंज अक्रॉस लाइफ रिगार्डलेस ऑफ इंटरेक्शन, नहीं, एनवायरनमेंट से फ़र्क आएगा। यहाँ पे एनवायरनमेंट को डिक्लाइन कर दिया तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ स्कूल बेस्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, बच्चे के अपने एक्सपीरियंस जो वो घर पे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन इनहेरिटेड ट्रेस एंड नॉट ऑन एक्सपीरियंसेस, ये भी गलत। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज in an interdisciplinary framework? First है, discipline of knowledge are rigid categories that cannot overlap each other. Disciplines of knowledge are dynamic, evolving fluid that can intersect and influence each other. देखो, discipline of knowledge ये क्या है? आपको समझ ही आ रहा है, interdisciplinary की बात हो रही है। interdisciplinary मतलब यहाँ का सीखा वहाँ काम आए, वहाँ का मतलब ये लिंक होते हैं। interdisciplinary को क्या बोलते हैं? अंतः विषयक ढांचे, है ना। मतलब जो भी आप लर्निंग करते हैं वो सिर्फ एक ही विषय तक सीमित नहीं होती है। एक विषय की लर्निंग आपको दूसरे विषय में काम आती है, दूसरे विषय की लर्निंग आपको पहले में काम आती है या तीसरे में काम आती है ना। सब इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर तो डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज क्या है? डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज आर डायनामिक इवॉल्विंग फील्ड दैट कैन इंटरसेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यस, यही सही है। थर्ड भी पढ़ के देख लेते हैं। नॉलेज डिसिप्लिन आर कन्फाइंड टू देयर ट्रेडिशनल बाउंड्रीज एंड कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फील्ड आउटसाइड देयर स्कोप, नहीं, बिल्कुल गलत। इस डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज ऑपरेट्स इन आइसोलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डिसिप्लिन, नहीं, ये इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एम्फेसाइज द नीड टू अडेप्ट द करिकुलम टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी? कौन से प्रिंसिपल में ये बात आएगी कि करिकुलम को नीड के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करने की ज़रूरत है, सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करने की ज़रूरत है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बताइए क्या आएगा? जब भी आपको चेंज करना है तो चेंज किसका पार्ट होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का, लचीलेपन का। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम चेंज की बात करें तो वो किसका पार्ट होगा? फ्लेक्सिबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डिफाइन द टर्म असेसमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन? असेसमेंट क्या है बताइए? अब प्रोसेस ऑफ असाइनिंग फाइनल ग्रेड्स, असेसमेंट का मतलब होता है कि फाइनल ग्रेड्स असाइन कर दो। अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टूडेंट्स नीड्स फॉर स्पेशल एजुकेशन, एक वो मेथड है जिससे स्पेशल एजुकेशन मतलब स्टूडेंट्स को स्पेशल एजुकेशन की नीड है या नहीं ये पता लगाते हम। अ कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्डाइज टेस्ट नॉर्म्स, कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमने लिए नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। तो असेसमेंट का क्या मतलब है भाई? असेसमेंट का मतलब है स्टूडेंट ने कितनी लर्निंग करी है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके लिए ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, राइट। फाइनल ग्रेड्स देते हैं नहीं। असेसमेंट का ये मतलब असेसमेंट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बच्चे को फाइनल ग्रेड दे दो, नहीं। स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये भी उसका गोल नहीं है। अ कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट, ये सब बाय पार्ट्स हैं असेसमेंट के, इनके थ्रू हम असेसमेंट करते हैं। लेकिन असेसमेंट है क्या? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द हर्बेरिटियन मॉडल इन द इंडियन क्लासरूम्स हाईलाइटेड बाय कंटेम्प्रेरी एजुकेटर्स?
देखिए पहले हम देखते हैं ये जो हर्बेरिटन मॉडल है ये है क्या। ये सिक्वेंशियल लेसन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 5 क्लियर स्टेप्स की बात की गई है। सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन। ठीक, तो लेकिन ये जो वैसे एजुकेटर्स ने इसको बहुत सराहा है, लेकिन जो मेन जो इसका क्रिटिसिज्म हुआ है वो हुआ है ओवर रिलायंस ऑन रोट लर्निंग। इसके थ्रू रोट लर्निंग पर ज़्यादा ही रिलायंस हो गए हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। डिस्करेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज करता है। तो उन्होंने बोले फॉल्स क्रिटिसिज्म कौन सा है, तो ओवर रिलायंस ऑन रोट लर्निंग ये ट्रू क्रिटिसिज्म है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये भी ट्रू क्रिटिसिज्म है। नो सिक्वेंशियल प्लानिंग, अरे ये तो है ही सिक्वेंशियल प्लानिंग। और डिस्करेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। ये फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स क्रिटिसिज्म यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट पेडागोजी प्लानिंग इन एजुकेशन। सब्जेक्ट पेडागोजी प्लानिंग का की एस्पेक्ट क्या है, मतलब देखो क्वेश्चन में पूछना क्या चाहते हैं, शिक्षा में विषय शिक्षण नियोजन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख पहलू है। मतलब सब्जेक्ट पेडागोजी का क्या यूज़ है एजुकेशन की प्लानिंग में। फॉलोइंग टेक्स्ट बुक विदाउट एडजस्टिंग टू लर्नर नीड्स, ये तो हो ही नहीं सकता। रिलाइंग ओनली ऑन टीचर टॉक फॉर टाइम एफिशिएंसी, बट टीचर की टॉक पर ही रिलाई करना है टाइम एफिशिएंसी के लिए, बिल्कुल गलत। अवॉइडिंग फीडबैक टू कंप्लीट लेसन ऑन टाइम, बच्चों से जो फीडबैक लेना चाहिए तो उसको अवॉइड कर दो ताकि लेसन जो है वो टाइम पे ख़त्म हो जाए, ये तो सारी। यूजिंग स्ट्रेटेजीज दैट सपोर्ट करिकुलम गोल्स एंड डाइवर्स लर्नर्स, देखो अगर ना भी पता ना तो भी ऑप्शन पढ़ के समझ आ रहा है कि ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है जिससे करिकुलम गोल्स को सपोर्ट मिले और सपोर्ट करिकुलम गोल्स एंड डाइवर्स लर्नर्स, जो करिकुलम गोल्स और डाइवर्स लर्नर को सपोर्ट करे। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज जेंडर सोशलाइजेशन प्राइमरीली डन। जेंडर सोशलाइजेशन कैसे किया जाता है। बाय अप्लाइंग जेंडर रूल्स ओनली इन स्कूल, जो जेंडर रूल्स हैं उनको सिर्फ स्कूल में अप्लाई कर दो। बाय शेपिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन जेंडर एक्सपेक्टेशन, बिहेवियर ऐसा बना दिया जाता है कि जो जेंडर एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड हो। थर्ड, बाय प्रमोटिंग कंप्लीट जेंडर न्यूट्रलिटी, यहाँ पे जेंडर सोशलाइजेशन की बात हो रही है। लैंगिक समाजीकरण, मतलब लोग कैसे कहते हैं ये तो लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों में होता है, मतलब ये लड़कियां करती हैं, ये लड़की, ये जो जेंडर सोशलाइजेशन है, लैंगिक समाजीकरण है, मतलब लोग समझ रहे हैं जेंडर डिफरेंसेस को, ये किस कारण होता है, जो हमारा बिहेवियर है जेंडर एक्सपेक्टेशन के थ्रू शेप होता है, इसके कारण, है ना। अगर जेंडर न्यूट्रलिटी आ गई तो फिर जेंडर सोशलाइजेशन नहीं होगा वो। बाय टीचिंग पीपल टू चूज देयर बायोलॉजिकल सेक्स, अरे ये कैसे टीच करेंगे लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। इनमें से कौन सा करिकुलम का प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। तो आपको क्या लगता है कौन सा करिकुलम का प्रिंसिपल नहीं है। देखो सुसंगति का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी भी है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस नहीं है, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 9, विच टीचिंग अप्रोच प्रायोरिटाइज लर्नर ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। कौन सी टीचिंग अप्रोच ऐसी होती है जिसमें लर्नर पर फोकस किया जाता है, लर्नर को ऑटोनॉमी दी जाती है, मतलब स्वायत्ता दी जाती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, फ्लिप्ड क्लासरूम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, लेक्चर मेथड। देखो लेक्चर मेथड हो नहीं सकता, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। फ्लिप्ड क्लासरूम से आप क्या समझते हैं मुझे ये बताइए, ठीक है। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, देखो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होगी। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब है जहाँ पे बच्चा इंक्वायरी कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब आपको बताना है फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है। देखो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब है कि जो कंटेंट डिलीवरी है वो क्लासरूम से बाहर हो रही है, मतलब जो आउटसाइड द क्लास हो रही है कंटेंट डिलीवरी, लेकिन उसमें भी मेन फोकस किस पे रहता है, टीचर पर, ठीक है। पूरा का पूरा जो दारोमदार रहते हैं उस क्लास का भी, वो किसके ऊपर रहता है, टीचर पर। तो लर्नर को ऑटोनॉमी कहाँ मिलती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर, क्योंकि यहाँ पे लर्नर ही सब कुछ कर रहा है, उसको डिसीजन मेकिंग मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है। राइट, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन अ लेसन प्लान। इसमें से कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव को
बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। अ समरी ऑफ द होमवर्क असाइनमेंट गिवन आफ्टर द लेसन, ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताने लेसन प्लान के। अ समरी ऑफ द होमवर्क असाइनमेंट गिवन आफ्टर द लेसन, लेसन के बाद जो समरी असाइनमेंट होमवर्क असाइनमेंट दिया जाता है उसकी जो समरी लिखी है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है लेसन प्लान का। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ द लेसन, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे लेसन के बाद क्या कर पाएंगे वो कहाँ पर लिखा होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। फिर भी थर्ड पढ़ लेते हैं। ये तो एक्सटेंडेड लर्निंग है, देखो लेसन प्लान में अ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ द लेसन वेंट एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, तो ये तो लेसन प्लानिंग के बाद लिखा जाता है ना रिफ्लेक्शन। अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट टीचर विल कंडक्ट, ये तो फिर प्रोसीजर है पूरा। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है कि इस लेसन के बाद बच्चे क्या सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर अलाइनिंग रिसोर्सेज विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन लेसन प्लानिंग, कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ताकि रिसोर्सेज को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ लेसन प्लानिंग में अलाइन किया जा सके। सिलेक्टिंग रिसोर्सेज दैट मैच द टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्स्ट, ऐसे रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना जो टेक्स्ट बुक के कंटेंट से मैच हो जाए। यूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर एवरी लेसन रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट, मतलब कोई भी लेसन हो सबके लिए डिजिटल टूल यूज़ करो भाई, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो। सिलेक्टिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी अमंग अदर टीचर्स, उन रिसोर्सेज को सिलेक्ट करो जिनकी दूसरे टीचर्स की नज़रों में पॉपुलैरिटी है। चूजिंग रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड मल्टीपल वेज टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उन रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना, चूज़ करना जो मल्टीपल तरीके से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाएं, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग पर्सपेक्टिव फोकसेस प्राइमरी ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड द रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, इनमें से कौन सा लर्निंग पर्सपेक्टिव है जिसका मेन फोकस क्या है, विच फोकसेस प्राइमरली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड द रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से अवलोकनीय व्यवहार और बाह्य उद्दीपनों की भूमिका पर केंद्रित है, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, देखो इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव, बिहेवियर की बात हो रही है, बिहेवियर आप कैसे जानते हैं किसी का, ऑब्जर्वेशन से, एक्सटर्नल स्टिमुली से, तो यही आंसर होगा। ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, अच्छा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव तो समझ आ रहा है, हमारे माइंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखो ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव का मेन फोकस किस पर है, इंडिविजुअल ग्रोथ पर, इसका किस पे है, इंडिविजुअल ग्रोथ पर, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का थिंकिंग, मतलब इंटरनल, जैसे कि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, इसका क्या है, मतलब बच्चा जो है वो अपना जो नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करने का, तो लर्नर्स एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ, लर्नर्स एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वाई डज द टर्म जेंडर प्राइमरली रेफर्स टू इन सोशल साइंस, जेंडर का मतलब क्या है सोशल साइंस में, जो हम बार बार वर्ड सुनते हैं जेंडर जेंडर, तो इसका मतलब क्या होता है। अ टर्म यूज ओनली टू डिस्क्राइब वीमेन इशूज, एक टर्म जो सिर्फ वीमेन इशूज़ को डिस्क्राइब करती है। सिनोनिम फॉर सेक्स मीनिंग मेल और फीमेल, सेक्स का सिनोनिम है जिसका मतलब होता है मेल या फीमेल। द रोल बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन दैट असाइन टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर सेक्स, मतलब कि वो रोल बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन जो एक सोसाइटी असाइन करती है एक इंडिविजुअल को उनके सेक्स के बेसिस पर, मतलब मेल और फीमेल के बेसिस पर। द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल के बीच में, नहीं। जेंडर का मतलब है, जेंडर जो है ये सोशल कॉन्सेप्ट है,
ये है थर्ड। जेंडर का मतलब होता है वो रोल, बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी अब आपसे एक्सपेक्ट कर रही है आपके मेल या फीमेल होने के कारण। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये किसका पार्ट है? सेक्स का। अ सिनोनिम फॉर सेक्स मतलब नहीं। अ टर्म यूज ओनली टू डिस्क्राइब वीमेन इश्यूज, नहीं। ठीक है, जेंडर का मतलब है कि रोल, बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन जो अब आपके साथ जुड़ गई हैं आपके मेल या फीमेल होने के कारण, दैट इज कॉल्ड जेंडर। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। इसमें स्पीच साउंड के मतलब फोनेटिक्स, स्पीच साउंड मतलब फोनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉन्सेप्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सजेस्ट दैट traits such as introversion or shyness may not change significantly over time, but their manifestation can be influenced by environmental factors। कौन सा वो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो ये बताता है कि इंट्रोवर्जन और शाइनेस एकदम से सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनका मैनिफेस्टेशन हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। तो क्या आएगा? कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, सोशल लर्निंग थ्योरी, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज डिबेट। ये फोर्थ वन इज द राइट आंसर, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज डिबेट। क्वेश्चन नंबर 16, विच सब्जेक्ट डज नॉट कम इन द प्योर साइंस डिसिप्लिन। प्योर साइंस कौन सा नहीं है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है बायो इंजीनियरिंग, इसमें दो आ गए, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट इज सेंट्रल टू द प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ल्ड वाइड ये कौन से इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन के कारण प्रमोट हो रही है? द सलमानका स्टेटमेंट 1994, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। उन्होंने पूछा है वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड में ये कहाँ से आ जाएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट? द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, द यूनेस्को एजुकेशन फॉर ऑल फ्रेमवर्क। तो इसका राइट आंसर है सलमानका स्टेटमेंट 1994। इमैनुअल कांट डिस्कस्ड हिज एस्थेटिक थ्योरी इन द बुक नोन एज डैश। इमैनुअल कांत ने एस्थेटिक थ्योरी अपनी कौन सी बुक में डिस्कस की है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट। कौन सी बुक है? बुक का क्या नाम है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। सब्जेक्टिव टाइप मतलब वो जो लंबा लंबा वाला आंसर नहीं लिखना होता, वो होता है सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब होता है जो आंसर व्यक्तित्व पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिसका आंसर हर एक व्यक्ति से वही मिलेगा, मतलब उसका एक ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव इसमें से कौन से? कंसिस्टेंसी इन द स्कोर्स, सब्जेक्टिव स्कोरिंग, राइटिंग स्किल्स एनहांसमेंट, इम्प्रूवमेंट इन स्पीकिंग स्किल्स। इनमें से कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? कंसिस्टेंट। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव में आंसर सेम रहते हैं, सब्जेक्टिव में तो आंसर ही बदल जाएगा तो मार्क्स भी बदल जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स किस में रहते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। आपने एक पेपर किया जो सब्जेक्टिव है, 4 अलग अलग लोगों को चेक करने के लिए देंगे तो चारों से आपको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपने एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया, वो चाहे आप 100 लोगों को दे दो, मार्क्स आपके सेम ही रहेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का की प्रिंसिपल क्या है? फोकसिंग ओनली ऑन स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, सिर्फ डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट पर फोकस करना, सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़ के हिसाब से स्टूडेंट्स को अलग अलग कर देना, प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटीज़, सभी बच्चों को इक्वल एक्सेस देना एजुकेशन का, उनकी कैसी भी एबिलिटीज़ हो, डिज़ाइनिंग सेपरेट करिकुलर फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे उनके लिए अलग से करिकुलर तैयार करना। तो क्या आंसर आएगा? इक्वल एक्सेस देना सबको, चाहे उनकी कैसी भी एबिलिटीज़ हो। थर्ड इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।